हेलो दोस्तों। मैं अतुल तिवारी और आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का एक टॉपिक लेकर के, जिसके बारे में मैंने बेसिक थोड़ा सा आपको पहले बताया भी था कि बीम में किस किस टाइप के बीम होते हैं, उनमें कौन कौन से सपोर्ट लगते हैं और जो सपोर्ट लगते हैं उनका काम क्या होता है, किस लिए लगाया जाता है। तो उसी को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ते हैं, जिसके बारे में जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इसका बीम का कैलकुलेट किया जाता है। तो वो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप डिजाइन करते हैं या किसी मशीन की में लगने वाली बीम को आप डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने से पहले उसमें कहाँ पर कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, उसकी डायमेंशंस निकाली जाती हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बीम के किसी एक पॉइंट पर शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट पूछा जाए कितना है, तो वो कैलकुलेट करने का तरीका है। तरीके बहुत सारे हैं लिखने के, सॉल्व करने के, बट कॉन्सेप्ट एक ही है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे शियर फोर्स आपको सपोज डी पॉइंट पर पूछा जाए कि ये बीम के डी पॉइंट पर शियर फोर्स कितना होगा, तो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि जिस पॉइंट पर आप शियर फोर्स निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के दाईं ओर देखिए अथवा बाईं ओर देखिए, किसी एक साइड दाईं ओर अथवा बाईं ओर लग रहे सभी बलों का बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उस पॉइंट के दाईं ओर देख लीजिए अथवा बाईं ओर, दोनों साइड देखने की जरूरत नहीं है, किसी एक साइड जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम निकाल लीजिए, वही उस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू होगी। और अगर इसी पॉइंट पर आप बेंडिंग मोमेंट भी निकालना चाहते हैं तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए भी आपको करना क्या है, उस पॉइंट के या उस क्रॉस सेक्शन के दाईं ओर अथवा बाईं ओर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल लीजिए और उनका अलजेब्रिक सम कर लीजिए, वो उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, ओके, फिर आगे। ठीक है, फिर आगे आइए, कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं कि कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं और उससे हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जैसे सबसे आपके सामने एक बीम बनाई हुई है जो कि सिंपली सपोर्टेड टाइप की है, और इसमें एक एंड पर जो है पिन सपोर्ट लगा है और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट लगा है और इस पर दो पॉइंट लोड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं कि सबसे पहले दो लोड इस पर 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के पॉइंट लोड लगे हुए हैं, इनको कैलकुलेट करना है कि इस बीम पर शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में करते क्या है कि उस बॉडी से कनेक्टेड जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करने के बाद उनके जो भी इफेक्ट्स हैं वो हम उस पर शो कर देते हैं। जैसे ये बीम है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो बीम बना ली हमने और बीम पर जो दूसरे ऑब्जेक्ट इस पे कनेक्टेड हैं, जैसे कि इस पर दो सपोर्ट लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सपोर्ट को रिमूव कर देंगे। सपोर्ट को रिमूव करने के बाद सपोर्ट का काम क्या होता है, हमने बेसिक पिछले लेक्चर में बताया था कि सपोर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे से रिएक्शन लगाते हैं। जब ऊपर से बीम पर फोर्स लगता है तो ये नीचे से रिएक्शन जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स इस पे लग रहा है तो जिसकी वजह से ये अपवर्ड रिएक्शन लगा देगा और यहाँ पे भी एक अपवर्ड रिएक्शन लगेगा। क्योंकि ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा आर ए, ये पॉइंट बी है तो इस पर रिएक्शन हो जाएगा आर बी, और यहाँ पर पॉइंट सी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और पॉइंट डी पर भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। और इसकी जो डिस्टेंस है 4 मीटर, ये है 3 मीटर और ये है 3 मीटर। अब इस पे हमें सबसे पहले जो बेसिक चीज है कि इनका रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है, और रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, जो कि तीन कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, वो कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो, सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो का मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर दिखाना होगा। तो एक्स डायरेक्शन का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है यानी फोर्स जीरो है, इसका मतलब उनका अलजेब्रिक सम भी जीरो है, यानी ये कंडीशन अप्लीकेबल है। दूसरी कंडीशन होती है सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो। तो सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो का मतलब है वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मतलब ये वर्टिकल वाली, इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर दिखाना है। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि इसमें वाई डायरेक्शन जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम ले लीजिए। आर ए लग रहा है,
फिर दूसरा 10 न्यूटन लग रहा है, फिर 20 न्यूटन का लग रहा है और एक लग रहा है आरबी। इनका अल्जेब्रिक सम का मतलब यह है आपको पॉजिटिव या निगेटिव का ध्यान रखना है कि किसको पॉजिटिव लेना है किसको निगेटिव लेना है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा इसकी डायरेक्शन पे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चूंकि हम सिंपल, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इधर साइड लेते हैं प्लस एक्स, इधर होता है माइनस एक्स, इधर होता है प्लस वाई और यहाँ पर होता है माइनस वाई। आप इसको अगर याद है तो इसके हिसाब से भी ले सकते हैं कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं उनको प्लस में ले सकते हैं, जो फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड है उनको माइनस में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आर ए और आर बी ये दोनों हो जाएंगे, लिए जाएंगे प्लस में और ये दोनों लिए जाएंगे माइनस में, और कंडीशन के हिसाब से दिखाना है किसके बराबर, जीरो के। तो हम यहाँ पर इसको जीरो के बराबर दिखा देंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी तीसरी कंडीशन अप्लाई करनी है, सिग्मा एम बराबर जीरो। सिग्मा एम बराबर जीरो का मतलब यह है कि इस बीम पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का मोमेंट, एम का मतलब है मोमेंट, आघूर्ण, सभी फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर दिखाना है। और हमेशा मोमेंट किसी ना किसी एक पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट होता है। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पर जितने भी रिएक्शन पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सीधे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए या फिर बी, जो भी आपको लेना है उसके अबाउट मोमेंट निकालेंगे। तो ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो ए पॉइंट पर आपको मोमेंट चेक करना है, कैलकुलेट करना है। तो ए के अबाउट मोमेंट लेने के लिए आपको करना क्या है, सभी फोर्सेस का मोमेंट, जैसे आरबी का मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो आरबी फोर्स हो गया, इसका मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो आरबी की डिस्टेंस आपको ए पॉइंट से देखनी है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है। तो ए पॉइंट से आरबी की डिस्टेंस आप देखो तो 4 3 7 3 10, इसमें 10 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आरबी के बाद एक फोर्स ये लग रहा है 20 न्यूटन का। तो 20 वाला जो फोर्स है इसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस ए पॉइंट से देखेंगे तो 4 + 3 यहां तक है, तो ये 7 मीटर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 20 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 10 न्यूटन का फोर्स है, तो 10 न्यूटन का फोर्स ए से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आर ए जो लग रहा है वो ए पॉइंट पर ही लग रहा है, यानी ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो जीरो है, इसमें हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका अलजेब्रिक सम कैलकुलेट करते हैं। तो जब फोर्सेस को लेना होता है तो फोर्सेस का हमने बताया है किस तरीके से लिया जाता है। इसी तरीके से जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स का जो साइन कन्वेंशन है वो भी लिया जाता है। मोमेंट या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको माइनस में ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस में ले लेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो ए पॉइंट ये है और ये फोर्स रहा है, तो इस फोर्स का जो मोमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को हमें प्लस में लेना है, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे माइनस में, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज बनाएंगे मोमेंट और ये भी क्लॉकवाइज बनाएगा। बराबर किसके कर देना है, जीरो के, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से मोमेंट का अलजेब्रिक सम जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हमने जीरो के बराबर कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म हो जाएगा जीरो और ये सॉल्व करेंगे, आरबी इज इक्वल टू 140 + 40/10, यानी कि आरबी की जो वैल्यू आएगी, आरबी की वैल्यू टोटल आ जाएगी 140 + 40 180/10, यानी कि 18 न्यूटन। अब इस आरबी की वैल्यू उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो आर ए इज इक्वल टू आ जाएगा, टोटल था 30 न्यूटन और ये है 18, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन। सिंपल ये कर लेना है। अब आरबी और आर ए इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है और नोट कर सकता है। आरबी और आर ए की वैल्यू आ गई। आरबी की वैल्यू जो आई थी वो आई है 18 न्यूटन, हम यहाँ पर लिख देते हैं 18 न्यूटन, और आर ए की वैल्यू आई है 12 न्यूटन। ठीक है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, आप हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स कैलकुलेट करते समय ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 2 बार हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार उस पॉइंट के दाहिनी तरफ
और एक बार बाईं तरफ। आप सामने से जब देख रहे होगे तो आपको ये साइड जो है दाहिना दिख रहा होगा, बी पॉइंट का ये साइड दाहिना होगा और ये बायां होगा। तो हम क्या करेंगे, जो शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट पर, वो एक बार दाहिनी तरफ, ये एरो शो कर रहा है बी पॉइंट के दाहिनी तरफ, और शियर फोर्स बी पॉइंट पर एक बार हम बाईं तरफ। देखिए कैलकुलेट करने का जो एक्चुअल तरीका है वो क्रॉस सेक्शन मेथड होता है। वो चूंकि लेंदी होता है, हम बताने को बता सकते हैं, लेकिन होता यह है कि जब आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठते हैं तो टाइम ज्यादा लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको आप आसानी से, और गलत नहीं होगा, इससे वैल्यू भी आपकी सही आएगी। तो शियर फोर्स की दो वैल्यू हर एक पॉइंट पर हम निकालेंगे, तो एक बार दाहिनी तरफ और एक बार बाईं तरफ। तो शियर फोर्स दाहिनी तरफ, यानी कि हम यहां पर चेक करें इस जगह पर, तो हमने ये कहा था शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो डेफिनेशन लिखाई थी उसको आप पढ़िएगा ध्यान से। उसमें ये बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके दाईं ओर अथवा बाईं ओर सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लेना है। तो इस पॉइंट के दाहिनी तरफ हम एक ही साइड चलते हैं, इसके दाहिनी तरफ देखेंगे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम निकालेंगे। तो दाहिनी तरफ हमें, चूंकि यहां पर कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, यानी दाहिनी तरफ, इस पॉइंट के दाहिनी तरफ फोर्स क्या है, जीरो है, तो उनका अलजेब्रिक सम भी जीरो होगा। यानी शियर फोर्स बी पॉइंट पर दाहिनी तरफ कितना होगा, जीरो होगा। अब दोबारा में हम बी पॉइंट के इधर आ जाएंगे और यहां से देखेंगे, तो यहां से जब देखेंगे तो हमें शियर फोर्स इसके दाहिनी तरफ एक फोर्स दिख रहा है 18 न्यूटन का। इस जगह पर इसके इधर जो है एक फोर्स हमें दिख रहा है 18 न्यूटन का, यानी कि ये जो है दाहिनी तरफ फोर्सेस का अलजेब्रिक सम यानी 18 न्यूटन होगा। तो यहां पर लिख देंगे 18 न्यूटन। अब ये प्लस का होगा कि ये माइनस का, आप सिंपल जो हमने पहले बताया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको प्लस माइनस ले सकते हैं, जो उस हिसाब से ये होगा प्लस में। फिर आते हैं इधर बढ़ेंगे तो डी पॉइंट मिलेगा, तो डी पॉइंट पर भी हम वैसे ही सेम डी पॉइंट पर एक तरफ दाहिनी तरफ निकालेंगे एक बार, और एक बार निकालेंगे बाईं तरफ। तो डी पॉइंट पर आते हैं, डी पॉइंट के दाहिनी तरफ यानी यहां पर चेक करते हैं, और देखना आपको इधर है दाईं ओर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, तो दाईं ओर कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको, हमें तो एक ही दिख रहा है, ठीक है, 18 न्यूटन का। तो उसको हम लिख लेंगे 18 न्यूटन का, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में लिया है तो यहां भी पॉजिटिव में ही लेंगे। फिर डी पॉइंट पर दूसरी वैल्यू के लिए एक बार यहां पर आ जाएंगे, डी पॉइंट के बाईं तरफ आकर के फिर देखेंगे कि दाहिनी तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं। तो यहां से हमें दाहिनी तरफ दो फोर्स दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। आपको करना क्या है, खिसकते हुए इधर आना है, लेकिन नजर आपकी उधर ही है। कैलकुलेशन जो फोर्स का करेंगे वो दाईं ओर जितने फोर्स हैं उन्हीं का कैलकुलेशन करेंगे। तो डी पॉइंट के इधर आए और देखेंगे दाहिनी तरफ, तो 18 न्यूटन और ये 20 न्यूटन का लग रहा है, तो इनका अलजेब्रिक सम निकालेंगे 18 और 20 का। तो 18 वाला अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस में लेंगे, और 20 वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको माइनस में ले लेंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 न्यूटन आ जाएगा शियर फोर्स डी पॉइंट पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी पॉइंट पर आते हैं, सेम उसी तरीके से शियर फोर्स सी पॉइंट पर दो वैल्यू निकालेंगे, एक बार दाहिनी तरफ और एक बार बाईं तरफ। फिर से वैसे ही सी पॉइंट के दाहिनी तरफ बैठ करके देखेंगे यहां से, और दाहिनी तरफ देखेंगे तो हमें वही फोर्स फिर से दोनों दिखेंगे 18 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो इनका अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो 18 क्योंकि अपवर्ड है तो प्लस लेंगे, और 20 डाउनवर्ड है इसलिए इसको माइनस में लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे -2 न्यूटन आ जाएगा। फिर सी पॉइंट के इधर आकर के यहां से चेक करेंगे तो देखना हमें दाईं तरफ ही है, हमें देखना बार बार दाईं तरफ ही है। यहां से अब हमें यहां से एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, तीन फोर्स दिखने लगे, तो तीनों को नोट करेंगे 18 न्यूटन, 20 न्यूटन और 10 न्यूटन। क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है इसको हम प्लस में लेते हैं, और बाकी दोनों जो है डाउनवर्ड को माइनस में लेते हैं, तो इसको हम प्लस माइनस माइनस ले लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12 न्यूटन, ठीक है। फिर उसके बाद ए पॉइंट पर आते हैं, शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर एक बार दाहिनी तरफ और शियर फोर्स एट ए पॉइंट एक बार बाईं तरफ। कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से, तो ये यहां पर ए के थोड़ा सा पहले दाहिनी तरफ देखेंगे, दाहिनी तरफ से चेक करेंगे तो 18 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, सेम वही चीज आ रही है, यानी वैल्यू -12 ही न्यूटन होगी। लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है, डायरेक्ट 12 न्यूटन लिखना है, आपको सिंपल उस तरीके से कैलकुलेट करके ही लिखना है। तो दाहिनी तरफ 18, 20 और 10 ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तो माइनस का 12 न्यूटन ही आ जाएगा शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर। अब ए पॉइंट पर एक बार इधर चेक करेंगे तो यहां से आपको ये फोर्स भी दिखने लगेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस का हो जाएगा।
तो यहां पर +18 -20 -10 और प्लस का 12 बराबर हो जाएगा 0 न्यूटन। इस तरीके से शियर फोर्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फिर उस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ किया जाता है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम इन वैल्यूज को एक बार कहीं नोट कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम जो है इसी के नीचे ही बनाएंगे हम, तो इन वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। तो शियर फोर्स की सारी वैल्यूज हमने जो निकाली थी उनको हमने कैलकुलेट कर लिया। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो शियर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सभी पॉइंट्स को जो हम उन पे लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे, सभी पॉइंट्स पर दिए हुए जो भी हैं। ठीक है, और चूंकि शियर फोर्स डायग्राम है कुछ नहीं, सिंपल एक मैथमेटिकल ग्राफ है, और जो कि हम बनाते हैं जिसको हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्सप्लेन ले लेंगे, और इन पॉइंट पर जो हमने लाइन खींची है इनको वाई प्लेन मानेंगे। तो उस हिसाब से ये पॉइंट ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये रहा बी पॉइंट। तो अब इस पे चेक करते हैं। बी पॉइंट पर हमें करना कुछ नहीं है, यहां से एक तरफ से चलेंगे। तो बी पॉइंट पर पहली वैल्यू 0 थी, बी पॉइंट पर दूसरी वैल्यू 18 है। तो बी पॉइंट पर 0 और फिर 18 प्लस का, सपोज ये यहां पर 18 होगा, तो यहां पर दिखा देंगे 18 न्यूटन। फिर उसके बाद फिर डी पर जाएंगे, 18 न्यूटन वहीं से, प्लस का ही 18, प्लस का 18 है, तो डी पर 18 न्यूटन यहां कहीं पर होगा, यानी इसी के पैरेलल हम आ जाएंगे यहां पर। फिर उसके बाद फिर डी पर जाएंगे -2, तो -2 डी पर ये यहां कहीं पर होगा, तो यहां से ग्राफ आएगा इस -2 पर, और -2 के बाद फिर से सी पर -2 जाएंगे। तो सी पर -2 का मतलब है ये सीधे चले आएंगे सी पर -2, यहां पर लिखते जाएंगे 2 18 न्यूटन न्यूटन। यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं, नीचे माइनस होता है। फिर उसके बाद 2 न्यूटन से सी पर 2 न्यूटन के बाद सी पर माइनस का 12 न्यूटन, तो सी पर माइनस का 12 न्यूटन ये यहाँ कहीं पर होगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे 12 न्यूटन। और फिर ए पर माइनस, यहाँ से ए पर -12, तो ए पर -12 ये यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद ए पर 0 ये यहाँ पर। ये हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो गया। ध्यान रखिएगा ये वाई एक्सिस है, तो सॉरी एक्स एक्सिस है। इस पर जो है बाकी का जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है उस पे हम थोड़ा सा शेड कर लेंगे ताकि अलग से दिखे। ये नीचे है, वाई प्लेन पर नीचे की तरफ है, वाई नीचे माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस शो कर देंगे, यहाँ पर माइनस शो कर देंगे, और ये ऊपर है यहाँ पर प्लस होता है तो ये प्लस में शो कर देंगे। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट में हम हर एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम दो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे शियर फोर्स पे हमने निकाली शियर फोर्स के लिए, वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी दो वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। इसीलिए हम करते क्या है, हमेशा बेंडिंग मोमेंट एक ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और हमें बाईं तरफ या दाईं तरफ नहीं चेक करना होता, हमें सिर्फ उसी पॉइंट पर चेक करना होता है। जैसे कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट चेक करना है, तो करना कुछ नहीं है, बी के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका हमने यही बताया है कि जैसे हम शियर फोर्स निकालने के लिए फोर्सेस का अलजेब्रिक सम ले रहे थे, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम सारे फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम लेंगे। उसमें फोर्स का अलजेब्रिक सम ले रहे थे, इसमें फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम लेना है। और मोमेंट किसके अबाउट होगा, जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे और उनका अलजेब्रिक सम लेंगे। जैसे कि बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, देखना हमें दाईं तरफ ही है, जैसे हम शियर फोर्स में पहले देख रहे थे, देखना हमें दाईं तरफ ही है। तो बी पॉइंट के दाहिनी तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट निकालना है बी के अबाउट। तो बी के इधर जो है कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स 0 है, अगर फोर्स 0 है तो मोमेंट भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब है बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यूनिट जो होती है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है। अब उसके बाद आएंगे डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, डी के दाहिनी तरफ आपको देखना है, दाहिनी तरफ आप देखिए कितने फोर्स आपको दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है 18 न्यूटन का। तो इसका मोमेंट निकालना है, और किसके अबाउट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है डी,
है ना। तो डी के अबाउट ही मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो डी के अबाउट मोमेंट का मतलब है कि डी से इसकी डिस्टेंस चेक करनी है। तो डी से इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, तो मोमेंट जो हो जाएगा 18 का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि 3, 18 गुणे 3 हो गया। अब इसका साइन भी देखना है, क्योंकि मोमेंट का अलजेब्रिक सम लेते हैं, तो अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि हमें क्लॉकवाइज मोमेंट दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये जरूर चेक करना है। तो 18 गुणे 3 पॉइंट ये है, और इसका जो 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इसका जो मोमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का हो गया, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। फिर आ जाएंगे, अगला जो है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी का निकाल लिया है, अब सी पॉइंट पर निकालेंगे। तो सी पर बेंडिंग मोमेंट सेम वैसे ही 18। अब सी के इधर देखेंगे तो दो फोर्स दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिखने लगा। तो इसका मोमेंट इसके अबाउट यानी 18 गुणे ये डिस्टेंस, 18 गुणे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं तो सी से डिस्टेंस देखेंगे, तो सी से 3 + 3 यानी कि 6 मीटर हो जाएगा। तो 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, तो ये रहेगा प्लस का ही, प्लस का मोमेंट हो गया। और ये डी पॉइंट का जो डी पर जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो 20 का जो मोमेंट होगा 20 गुणे डिस्टेंस हमें सी से ही देखना है। तो यहां से जो डिस्टेंस देखेंगे तो इंटू 3 मीटर हो जाएगा, और इसका जो मोमेंट बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, और क्लॉकवाइज वाले को हम लेते हैं निगेटिव में, तो इसको ले लेंगे निगेटिव में। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके हम लिख लेंगे। फिर उसी तरीके से ए पॉइंट पर आ जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर से देखेंगे ए पॉइंट के दाहिनी तरफ, ए से इधर दाहिनी तरफ देखेंगे तो अब हमें ये दोनों तो दिख ही रहे थे पहले से ही, ये वाला भी दिखने लगेगा। तो तीनों का मोमेंट निकालना है ए के अबाउट। तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे ए से डिस्टेंस 3 3 6 4 10, तो 18 गुणे 10 हो जाएगा। फिर ये 20 न्यूटन दिख रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स है, तो 20 का डिस्टेंस ए पॉइंट से कितनी हो जाएगी, 3 + 4 यानी कि 7 न्यूटन, 7 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 10 न्यूटन का फोर्स, इसके बाद ये फोर्स दिख रहा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है ए से, 4 मीटर, तो 10 गुणे 4 हो गया। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्लॉकवाइज है तो हो जाएंगे निगेटिव में, ये और ये। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, ये 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के जो रिएक्शन पॉइंट्स होंगे जिन पर सपोर्ट लग रहा था, उन पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है, आप इसको कैलकुलेट करके चेक करिए, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपका क्वेश्चन गलत है, कहीं आपने गलत सोल्यूशन किया है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा। और सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। फोर्टी एट न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने एक एक्सप्लेन लिया था, वैसे इसके लिए भी एक एक्सप्लेन ड्रॉ करेंगे। और फिर बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट, ये बी पॉइंट है, ये है डी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, और ये रहा ए पॉइंट। तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। फिर डी पर कितना है, इसको कैलकुलेट कर देंगे, 54 न्यूटन इंटू मीटर। तो डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट है 54, वो भी प्लस का है, तो प्लस का मतलब ऊपर होगा। सपोज 54 ये यहां पर है, ये यहां पर, तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन बनती है या कर्व बनता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। अगर आप ध्यान भी रखना चाहते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर उस सेक्शन में ऊपर जाइए, चेक करिए बीम पर अगर यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर उस सेक्शन में यूडीएल होगा तो वो कर्व बनेगा। क्यों ऐसा करते हैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा मैं। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये हो गया 54 न्यूटन इंटू मीटर। और फिर उसके बाद अगला सी पॉइंट पर वैल्यू है 48, तो सपोज 48 यहां पर सी पॉइंट पर 48 ये यहां पर होगा,
यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे यहाँ पर भी यूडीएल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड ही है जो कि सी और डी पर है, बीच में कोई अलग लोड नहीं है, यूडीएल नहीं है। फिर उसके बाद सी पॉइंट से ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0, तो यहाँ से सीधे एक स्ट्रेट लाइन से 0 पर आ जाएंगे ए पॉइंट पर। तो इस तरीके से हम अपना बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका रहा। आप कभी भी कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सबसे सिंपल तरीका है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने का। ये तरीका बहुत आसान है। क्रॉस सेक्शन मेथड जो है उस मेथड से आप आंसर निकाल लोगे बहुत, लेकिन लेंदी होता है। एक्चुअल मेथड वही है, लेकिन वो प्रोसेस होता है लेंदी, उससे आप कैलकुलेट करने बैठेंगे टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको, और कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं वो समझ में आए या नहीं आए, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।